गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हम लोगों का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 दिन का करंट अफेयर्स जो कि 19 और 20 नवंबर 2022 का है। चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं कि 19 और 20 तारीख को क्या कुछ बड़ा हुआ है देश में, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस सबको हम क्या करते हैं कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आज की पहली खबर से हम लोग क्या करते हैं, रूबरू होते हैं, उससे मिलते हैं और उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिला। हमने देखा कि पहली बार जो एशियन कप है उसमें ब्रोंज स्कोर किया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ब्रोंज क्या किया है, स्कोर किया है। किसने? आपका मनिका बत्रा ने। अगर हम मनिका बत्रा की बात करें तो उन्होंने एक टूर्नामेंट है जिसको हम बोलते हैं टेबल टेनिस का टूर्नामेंट, जो कि कहां हुआ है, आपका एशियन कप में हुआ है, उसके अंदर ब्रोंज क्या किया है, आपका स्कोर किया है। ये पहली वुमन ऐसी बनी है जिन्होंने ब्रोंज मेडल या कोई भी मेडल इस टेबल टेनिस के इवेंट के अंदर, इस एशियन कप के अंदर हासिल किया है। तो हमें देखने को मिलता है कि ये क्या बनी है, पहली ऐसी वुमन बनी है, पहली ऐसे इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने क्या किया है, आपका ITTAF ATTU एशियन कप के अंदर क्या किया है, आपका ब्रोंज हासिल किया है। जब इन्होंने ब्रोंज हासिल किया तो ब्रोंज के लिए इनकी जो फाइट थी वो थी जापान की, किनसे? हिना हताया के साथ। हिना हताया को उन्होंने क्या किया, आपका हराया, हयाता को, हिना हयाता को इन्होंने हराया और हराने के बाद क्या किया है, ब्रोंज मेडल क्या किया है, कैप्चर किया, मतलब कांस्य मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम लोग देखें तो जब इन्होंने ये जीत इंश्योर करी, जब इन्हें ये जीत मिली तो उन्हें इस जीत के बदले में कितना प्राइज मिलेगा, $10,000 क्या मिलेगा, एज ए प्राइज मनी मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा जो एशियन कप है वो बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया गया था। इट इज द 33rd एशियन कप, मतलब एशियन कप का 33वां संस्करण था जो कि बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया गया था 17 से 19 नवंबर के बीच में, जो कि हमारा क्या होता है 19 को खत्म होता हुआ नजर आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मनिका बत्रा जो है वो क्या करती है, आपका ब्रोंज मेडल सिक्योर करती है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ठीक है एशियन कप, ये एशियन कप तो हमें समझ में आता है कि एशियन कप है क्या, ठीक है, पर इस एशियन कप की जब हम बात करते हैं तो हमें एक और चीज देखने को मिलती है, इसके साथ लिखा हुआ है ITTFF ATTU, ठीक है। तो ITTFF का मतलब है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और ACTTU का मतलब होता है एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा एशियन टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एशियन कप के अंदर, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर को क्या करते हैं हम देखते हैं और देखते हैं कि अगली खबर हमें क्या देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट खबर हमें देखने को मिली वो हमें देखने को मिली क्या, कि एक ब्यूरोक्रेट, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट जिन्हें क्या किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। उन ब्यूरोक्रेट का नाम क्या है, आपका अरुण गोयल साहब। अरुण गोयल साहब एक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, जिनका फोटो हम लोग देख ही रहे हैं। इन्हें अपॉइंट किया गया है क्या, आपका इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका राजीव कुमार, और राजीव कुमार साथ के साथ एक अदर इलेक्शन कमिश्नर जो आपके हैं वो कौन है, आपका अनूप कुमार पांडे साहब है। इन दोनों की जो पूल है, इन दोनों की जो पूल बॉडी है, जिसके अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अंदर क्या किया गया है, अरुण कुमार को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, उनको इसका पार्ट बनाया गया है। अगर हम लोग देखें तो इनका जो टेन्योर है वो आपका स्टार्ट होने वाला है अभी से, और इनका टेन्योर खत्म होगा 2027 में, जब तक ये 65 साल की क्या नहीं करते हैं, उम्र अचीव नहीं करते हैं, उनका उम्र गेन नहीं करते हैं। पर इस चीज में हमें एक और चीज देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि जैसे ही अरुण गोयल साहब ने क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पूल को ज्वाइन करेंगे, वहां से एक और सरगर्मी तेज होती हुई हमें नजर आई है। और वो सरगर्मी ये है कि इनके भी चांसेस बनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिली कि अरुण कुमार साहब यहां पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दायित्व भी आगे चल के क्या कर सकते हैं, निर्वाहित कर सकते हैं, उसे भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही इज द लेजिटिमेट कैंडिडेट फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर अ फ्यूचर। तो एक बड़ी खबर थी इलेक्शन कमीशन से, तो यह हमें देखने को मिली। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमें खबर देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है आपका नेटवर्क की फील्ड से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक इंडेक्स हमें देखने को मिला है, वो इंडेक्स क्या है, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क रिडंडेंस इंडेक्स। ये बेसिकली अगर हम लोग देखें
तो ये इंडेक्स है क्या? पहले जो समझ में नहीं आता है क्या? तो बेसिकली रेडीनेस का मतलब होता है फ्री। कोई कंट्री कितना फ्री रखती है किस चीज को? नेटवर्क को, मतलब आईटी सेक्टर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को वो कितना फ्रीडम दे रही है, वो कितना उसके साथ क्या कर रही है, लेजिटिमेट परफॉर्म कर रही है। तो उस चीज को अगर हम लोग देखें तो उसके कंसर्न में ये पूरा की पूरा इंडेक्स क्या आता है, आपका इशू किया जाता है। इसके अंदर इंडिया का जो पोजीशन है वो अपलिफ्ट हुआ है। कितने स्लॉट से अपलिफ्ट हुआ है? 6 स्लॉट से। मतलब पहले इंडिया जिस पोजीशन पे था उससे उसने 6 कदम ऊपर क्या किया है, 6 स्टेप ऊपर आया है। पहले अगर हम लोग देखें तो इंडिया की पोजीशन क्या हुआ करती थी, 67 हुआ करती थी, और इस साल इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की रैंक हमें देखने को मिली अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के थ्रू 2022 की रिपोर्ट के थ्रू कि इंडिया ने 61 पोजीशन क्या की है, स्कोर की है। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपका 131 कंट्रीज ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर हम लोग देखें तो रिपोर्ट किस बेस पे बनती है, किन पॉइंट और किन फैक्टर को कंसीडर करके, आईटी सेक्टर के किन पॉइंट, ठीक है, आईटी सेक्टर में फ्रीडम के लिए कौन कौन से फ्रीडम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए 4 फैक्टर को इन्होंने कंसीडर किया और उन 4 फैक्टर के बिहाफ पर ये रिपोर्ट बनाई गई। पहला है टेक्नोलॉजी, कि आप लोग टेक्नोलॉजी में कितना काम कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे एडवांस बनाने के लिए आप कौन कौन से मोड्स को क्या कर रहे हैं, इंपार्ट कर रहे हैं, R&D में कितना खर्च कर रहे हैं, इस चीज को क्या किया गया है, आपका कंसिडर किया गया है। दूसरा पीपल, यूजर फ्रेंडली। पीपल मतलब यूजर फ्रेंडली, आपकी जो टेक्निक्स हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपके जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर तक पहुंच रहे हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट यूजर है, क्या यूजर उससे इंटरेक्टेड है, यूजर के लिए वो यूजफुल है, मतलब वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, उसको ध्यान में रखा गया। साथ में गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है, और उन सॉफ्टवेयर का गवर्नेंस के कामों में बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है। तो क्या गवर्नमेंट या गवर्नेंस सिस्टम उस चीज को यूज कर पा रहा है या उससे फायदा मिल पा रहा है, उस चीज को कंसीडर किया गया। और लास्ट क्या है कि इस सॉफ्टवेयर का, इस आईटी सेक्टर का इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट का मतलब क्या वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया, जैसे बात करते हैं स्विगी की, स्विगी का ऑब्जेक्टिव यह था कि वो क्या चाहता है, आम आदमी को रेस्टोरेंट ना जाके घर घर तक क्या किया, घर घर तक खाना पहुंचाया जाए। तो क्या उसने उसके इंपैक्ट को फुलफिल किया? हाँ, डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। आज जब हमें भूख लगती है, अच्छा खाने का मन करता है, हम स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं। ओला उबर ने क्या किया भाई, कैब फ्री सर्विस, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू की, हाँ, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो किसी कंट्री के अंदर इन आईटी सॉफ्टवेयर का, इन आईटी एप्स का किस तरह से यूज है, उसको यहां पर कंसर्न किया गया। अब अगले इसी को आगे बात करते हैं, तो समझते हैं कि ये इंडेक्स है क्या, एक्चुअली में ये इंडेक्स है क्या, ये कौन इशू करता है, और इसको इशू करने के वाली जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, या इनके अंदर किन बातों को ध्यान में दिया जाता है। तो नेटवर्क रेडिनेस क्या कि समझते हैं कि क्या है, आप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये इंडेक्स पूरा की पूरा। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिली, तो हमें देखने को मिला कि ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को इशू कौन करता है। तो इस इंडेक्स को इशू करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि कोलैबोरेट कर सका है जिसने किसके साथ, INSEAD। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करते हैं, इस इंडेक्स को क्या करते हैं, आपका इशू करते हैं, ठीक है, जो कि मेनली किसके तरह काम करता है, किसके कंसर्न में काम करता है, नेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी रिपोर्ट की तरह भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में किस तरह से बूम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, उसके लिए भी काम करता है। इस रिपोर्ट का एम क्या है, इस रिपोर्ट का एम है कि किस तरह से फ्रीनेस, किस तरह की फ्रीडम हम लोग किसको दे रहे हैं, कंट्रीज दे रही हैं किसको, वहां पर रहने वाली आईटी सेक्टर को या सॉफ्टवेयर कंट्रीज को। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लेके आते हैं और इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन में बूम करने की या उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके ऊपर हम कंसर्न करते हुए क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपका एक प्राइस से, एक प्राइस जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, जो कि लिटरेचर में लिखने के लिए नहीं, ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है। ट्रांसलेशन वर्क इंग्लिश में किस तरह से किया गया उसके लिए किया जाता है। तो हम बात करते हैं जेसीबी प्राइस के बारे में, जेसीबी प्राइस ऑफ लिटरेचर के बारे में। अभी रिसेंट में 2022 के अंदर जेसीबी प्राइस ऑफ लिटरेचर क्या किया, अनाउंस किया गया, और वो प्राइस किसको दिया गया है, वो प्राइस आपका दिया गया है आपका बरहान फारूकी साहब को।
बरहान फारूकी साहब ने किताब का ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, जो किताब का नाम है पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड जो किताब है उसको ओरिजिनली उर्दू में लिखा है खालिद जावेद साहब ने, जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किन्होंने किया है आपका बरहान फारूकी साहब ने किया है, जिसके लिए उनको क्या मिला है आपका 2022 का जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला है। ठीक है, किताब का नाम है प्राइज ऑफ पैराडाइज। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बरहान फारूकी साहब को क्या मिलेगा, 25 लाख का क्या मिलेगा, जेसीबी प्राइज मिलेगा फॉर लिटरेचर। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस प्राइज के पीछे ये जेसीबी शब्द क्यों लगा हुआ है। ठीक है, ये जेसीबी वर्ड क्या है, तो बेसिकली इस प्राइज का नाम जेसीबी प्राइज क्यों पड़ा, उसका एक रीजन ये है क्योंकि इस प्राइज को जो स्पॉन्सर करता है ना, इसको जो स्पॉन्सर करता है, इसके लिए जो पैसा देता है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो जो कंपनी है उसका नाम क्या है, जेसीबी। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज जेसीबी प्राइस। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो जब ये जेसीबी प्राइस किसको मिला, आपका पैराडाइज ऑफ फूड जो है उसके लिए बरहान फारूकी साहब को मिला। उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इस प्राइज के लिए 5 किताबें नॉमिनेट की गई थी, 5 नॉवेल्स को नॉमिनेट किया गया था, जो कि हो सकता था फिक्शनल और ट्रांसलेटेड वर्क था। ठीक है, जिसमें बंगाली और मलयालम की किताबें भी क्या की गई थी, शामिल की गई थी अंग्रेजी में, जिनका अनुवाद किया गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और जानते हैं इस जेसीबी प्राइज के बारे में, क्या है जेसीबी प्राइज, तो हमें देखने को मिलता है कि क्या है जेसीबी प्राइज, हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, एक इंडियन में लिटरेचर से रिलेटेड क्या है अवार्ड है, जिसके अंदर हम 25 लाख का क्या देते हैं, आपका इनाम देते हैं, मतलब 31,000 US डॉलर का हम क्या देते हैं, प्राइज देते हैं। किसके लिए, इंग्लिश ट्रांसलेटेड फिक्शन वर्क के लिए। मतलब बेसिकली नई क्रिएशन की बात नहीं है, आपने ट्रांसलेट कैसे किया है, आपका ट्रांसलेशन आपने किस तरह से किया है। किताब जैसे ऑब्वियस सी बात है, एक किताब कोई हिंदी में लिखी है तो उसकी रूट कॉज कुछ और होंगे, उसकी अंतरिम भावनाएं कुछ और होंगी। अंग्रेजी में लिखा हुआ लिटरेचर, उसका भावना व्यक्त करने का तरीका कुछ और होगा, पर जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है कभी कभी। तो क्या आप उस डेकोरम को मेंटेन करते हुए, उस हार्ट एंड सोल ऑफ बुक को मेंटेन करते हुए, क्या आप सही ढंग से उस चीज को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इसलिए क्या दिया जाता है, आपका ये अवार्ड दिया जाता है। और बेसिकली किनको दिया जाता है, इसको मैंडेटरी कंडीशन है, इंडियन राइटर्स को दिया जाता है। हम सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा जो अवार्ड है, ये अवार्ड आपका नवंबर के महीने में दिया जाता है, और इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस, हम शॉर्टलिस्ट का प्रोसेस हम अक्टूबर में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस अवार्ड को इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल लिटरेचर प्राइज भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी राइटर को ये मिल रहा है तो उसने छोटा मोटा काम नहीं किया है साहब, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल राइटर या स्कॉलर या ट्रांसलेटर इन इंडिया। दैट इज वाई वी प्रोवाइड दिस टू हिम और हर, दैट इज वाई। इसको अगर हम लोग देखें तो इस प्राइज को स्टार्ट किया गया था सबसे पहले आपका 2018 में, और सबसे पहले बेंजामिन साहब जो हैं उनको एक किताब का यह अवार्ड नवाजा गया था। अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी फाउंडिंग लिटरेरी डायरेक्टर का नाम भी हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम क्या है, राणा दास गुप्ता, जो कि इसकी फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं और फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। चलिए अब आगे करते हैं, नेक्स्ट खबर को कवर करते हैं। और नेक्स्ट खबर जो हमें देखने को मिलती है वो क्या है, हम लोग देखते हैं। तो अगली खबर हमें देखने को मिलती है तिब्बतन धर्मगुरु के बारे में। ठीक है, हमें पता है दलाई लामा, ही इज द मैन हु प्रोपोगेट द पीस, इक्वलिटी इन 21st सेंचुरी। ये एक ऐसा आदमी है, ये जो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने क्या किया है, पीस की बात की है। चाइना के साथ डिस्प्यूट हो तो भी ये पीस से ही चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। ये बुद्ध मानते हैं, ये युद्ध नहीं मानते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ मंडेला एंड गांधी मानते हैं। इसीलिए इनको एक नया क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, एक नए अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गांधी मंडेला अवार्ड। ये गांधी मंडेला अवार्ड के लिए इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और सम्मानित किसने किया गया है, आपका सम्मानित किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, जिनका नाम क्या है, राजेश विश्वनाथन अर्लेकर। ठीक है, राजेश विश्वनाथन अर्लेकर ने सम्मानित किया गया है। और यह कौन सा अवार्ड है, आपका गांधी मंडेला अवार्ड है। अब गांधी मंडेला अवार्ड का मतलब क्या हुआ है, हमारे पास दो नाम है, गांधी और दूसरा नेल्सन। अगर हम दोनों की बात करें तो गांधी वो इंसान
जिसने अहिंसा का क्या करके, अहिंसा की लाठी लेके इस देश को नया विजन दिया। गांधी के बारे में आप कितना ही कुछ सुन लीजिए, पर गांधी का जो कर्म है, गांधी का जो रूट कॉज है वो अहिंसा है, और गांधी की पॉलिटिक्स भी अलग टाइप की है। गांधी ने सबसे बड़ा चीज दिया क्या? गांधी ने सबसे बड़ी चीज दी है हमें शक्ति, कि हम किसी भी चीज का अपोज करके पीसफुल तरीके से महिला, बच्चे, पुरुष सब लोग क्या कर सकते हैं, एक किसी चीज का अपोज कर सकते हैं। गांधी के आने के पहले अगर हम लोग समझते हैं भारतीय इतिहास को, भारतीय हिस्ट्री को, तो हमें देखने को मिला कि या तो क्या थे, कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स थे या एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, या फिर हम लोग देखते हैं गरम दल के कुछ रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे जो बंदूक के ऊपर अपने क्या करते थे, बिलीव करते थे। मतलब उनका मानना था कि भाई क्या बोलते हैं, पावर कहां से आएगी, बंदूक के बैरल से आएगी। पर गांधी के आने के बाद एक कॉमन मैन को क्या मिला? पीस के साथ साथ प्रोटेस्ट करने का राइट मिला। गांधी के आने के बाद लोगों को क्या मिला? गांधी के आने के बाद लोगों को एक नया तरीका मिला कि ब्रिटिशर्स को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं। तो उस चीज को पीसफुल तरीके से क्या किन्ने प्रैक्टिस? गांधी ने। मंडेला ने भी सिर्फ सेम काम किया। मंडेला भी अपने आप को गांधी का फॉलोवर बताया। उन्होंने भी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके अपने आइडियाज के थ्रू क्या किया, रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो इन दोनों के जो आइडिया है, इन दोनों का जो पीस आइडिया है, उस आइडिया को जो आदमी लेके चलता है, जो इंसान आगे लेके चलता है, उस इंसान को क्या दिया जाता है? ये पीस प्राइज दिया जाता है, ये गांधी मंडेला अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इनको दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस बार किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को दिया गया, जो कि तिब्बतन धर्मगुरु हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? गांधी और मंडेला के इंटरेस्ट को साझा किया है और ग्लोबल पीस को क्या किया है? ग्लोबल पीस को क्या किया है? आपका प्रोसीड करने का काम किया है, फ्रीडम को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे पीस की बात तो हम लोगों ने कर दी, पर फ्रीडम की बात करें तो आपको पता लगता है कि तिब्बत आज भी चाइना के क्या है, ऑक्यूपेशन में है। चाइना उसको डोमिनेट कर रहा है, चाइना उसकी पॉलिसी में इंटरप्ट कर रहा है, पर ये फ्री नेशन की डिमांड करते हैं। दैट इज वाई ये उसके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये चीज देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को कवर करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट खबर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बच्चों से, और हमें देखने को मिला कि हमने अभी क्या बनाया, आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बनाया। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंट में हमने 14 नवंबर को हमारे इंडिया का चिल्ड्रन डे मनाया, बाल दिवस मनाया, पर उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, 20 तारीख को एक और दिन मनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे अगर हम लोग देखें तो इसे हमने 1954 से क्या किया था, बनाना स्टार्ट किया था। इसको हम लोगों ने क्या किया था, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया और हमने 1954 से स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने क्या किया, चिल्ड्रन डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 2002 बनाया। ठीक है, यूएन के इनिशिएटिव पे। और इसके अंदर हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बच्चों की बात करते हैं। और बच्चों को क्या करते हैं, हम हर जगह टुगेदरनेस प्रोपोगेट करने के लिए, उनके अमंग क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, और उनके लिए वेलफेयर का काम किस तरह से किया जा सके, उनको फोकस करते हुए इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नेक्स्ट जो हमें खबर मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो दिन था वो 19 को था। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो 19 नवंबर को हम लोगों ने क्या बनाया, वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाया। ठीक है, टॉयलेट, इट इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। हाँ या ना? आज हम लोग देखें तो हम मोदी जी के थ्रू, मोदी जी के आने के बाद तो सबसे बड़ा काम हम लोगों ने देखा, सैनिटेशन के ऊपर करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन बनाया जिसके अंदर हमने प्रॉपर सैनिटेशन की बात की है। हम चाहते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए, हम एक शौच मुक्त, बाहर शौच मुक्त क्या करें, भारत क्रिएट करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, 2013 के अंदर हुआ था। और उसके बाद से हम सैनिटेशन के लिए अवेयर करने के लिए, एक्सेस टू सैनिटेशन को अवेयरनेस फैलाने के लिए हर नवंबर 19 को क्या करते हैं, आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। साथ साथ में इस वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 की थीम क्या थी, तो अगर हम थीम की बात करें तो इसकी जो थीम हमें देखने को मिली वो थी द इनविजिबल विजिबल। मतलब जो नहीं देखता है उसे विजिबल करें, मतलब हम सैनिटेशन जिसके लिए हम अवेयर नहीं है। आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ लोग बाग खुले में, गांव में देखे तो खुले में शौच करना या टॉयलेट करना पसंद करते हैं, पर क्या ये हमारे हैबिटेशन को खराब नहीं कर रहा है? क्या ये हमारे लिए बीमारियों की एक जड़ नहीं है? तो क्यों ना हम सैनिटेशन को क्या करें, घर घर तक पहुंचाएं। इसीलिए आप देखते हो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने
टॉयलेट बनाने का टारगेट लिया है, जिसके अंदर हम हर साल कुछ कुछ टॉयलेट बनाते हैं, हर घर तक शौचालय पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन काम कर रहा है सैनिटेशन के लिए? तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, इन चीज को फोकस करते हुए क्या कर रही है, आपका आगे बढ़ा रही है। चलिए, इसी के साथ एक और दिन भी हमें 19 नवंबर को देखने को मिला, वो था वर्ल्ड मेंस डे। क्या था? वर्ल्ड मेंस डे, जिसको भी हमने क्या किया है, आपका सेलिब्रेट किया है 19 नवंबर के दिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो खबर रही है आपका, उसको कवर करने की अगली जो खबर है वो हमें देखने को मिलती है कहां से? वो देखने को मिलती है आपका मोदी जी के बारे में। मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी को हम समझते हैं तो उन्होंने क्या किया है, एक समागम, एक कॉन्फ्रेंस का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, जिसे हम बोलते हैं काशी तमिल समागम। हमें पता है कि हम एक इंडिया जो है एक एंशिएंट क्या रहा है, कल्चर रहा है, एक एंशिएंट सोसाइटी रही है जिसमें अलग अलग कल्चर हैं, पर इस कल्चर को भी क्या करते हैं हम यहां पर एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन रहा है, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री से देखते हैं संगम पीरियड के अंदर। संगम पीरियड के अंदर फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम टाइप के 3 कॉन्फ्लुएंस देखने को मिले, जिसमें हमने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को क्या किया है, फ्यूज करने की कोशिश किया, उनका फ्यूजन करने की कोशिश की। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ मोदी साहब ने काशी के अंदर, ठीक है, एक समागम स्टार्ट किया, जिसे हम बोलते हैं तमिलनाडु एंड काशी समागम, जो कि इन दोनों चीजों को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। चलिए आगे अगली खबर को कवर करते हैं, और जो नेक्स्ट खबर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है क्या आपका, वो देखने को मिलती है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 53rd संस्करण जो है, एडिशन जो है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी क्या की गई है, आपका गोवा में स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, इसको स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर आलम ऑस्कर जो है, उसके डायरेक्टर जिनका नाम क्या है आपका, जिनका नाम है डीटर बैनर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया है। इसके अंदर 25 फीचर फिल्म क्या की गई है, फीचर फिल्म, और 19th नॉन फीचर फिल्म क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। इसके अंदर टोटल 143 फिल्में और भी शो करना जरूरी है। इसी के अंदर एक सेक्शन जो है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसके अंदर एक और चीज दी जाएगी, वो दी जाएगी दादा साहब फाल्के अवार्ड। 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, और वो किसको दिया जाएगा, आशा पारेख मैडम को दिया जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगली खबर को कवर करते हैं। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलती है क्या, वो हमें देखने को मिलती है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी से। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक नया शब्द क्या किया है, आपका शामिल किया है। एक नया शब्द जो था जिसे उन्होंने शामिल किया था, उसको उन्होंने क्या बताया, 2022 का शब्द बताया। जैसे एक समय आया था जब सेल्फी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, सेल्फी वर्ड जो था उसे उस साल का शब्द क्या बोलते हैं, उस साल का शब्द बनाया गया था। उसी तरह हम लोग देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को डिक्शनरी का शब्द बताया, 2022 का शब्द बताया। अब इस होमर शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि होमर शब्द जो है वो आपका बेसबॉल से रिलेटेड है। अब बेसबॉल से रिलेटेड कैसे? आपको पता है बेसबॉल एक गेम होता है, उसके अंदर जब क्या होता है, बॉल फेंकी जाती है तो आप उसको मारते हैं। जब मारते हैं तो वो जब बॉल बाहर चली जाती है ग्राउंड की, और उसके बाद जब आप क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड का राउंड लगा के आप इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस शब्द को हम क्या बोलते थे आपका, उस शब्द को हम बोलते थे होम रन। तो होम रन जो है उसके लिए हमने एक शब्द यूज किया है जो कि होमर था। ठीक है, उसको हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का 2022 का शब्द क्या किया है, आपका बताया है। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी शब्द हैं जो कि बेसबॉल में यूज होते हैं, तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब अगली देखते हैं अगला क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज थी जिसे हमने कवर किया। तो शब्द क्या है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिसाब से होमर। अगला जो हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, दैट इज द लास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि 19 तारीख का एक इंफॉर्मेशन है, वो देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएसयू बैंक जो है ना, उनके जो सीईओ हैं उनका टेन्योर जो है वो 10 साल बढ़ा दिया। मतलब अभी तक क्या होता था कि उनको अपॉइंट किया जाता था 5 साल के लिए। ठीक है, अब 5 साल की जगह उनको 5 साल और प्लस कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। उस एडिशन के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उनका जो टेन्योर है वो 10 साल तक आगे बढ़ गया। इसको अमेंड किया गया है। जब इस टेन्योर को इंक्रीज किया गया तो टेन्योर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट किया नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट के थ्रू ने इस चीज को इंक्रीज किया है। तो चलिए, ये आज के लिए काफी था। ये हमारा देखा कि आज हमने
देखा कि क्या कौन कौन सी बड़ी न्यूज़ थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल नए कुछ अपडेट्स के साथ।